स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम 12th क्लास फिजिक्स को फुल कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। हम CBSE, HBSE सारे पैटर्न को लेकर चलेंगे और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ाई को जारी रखेंगे। हमने कॉलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पिछले लेक्चर में कर लिया था, जो क्या होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। ये हमने स्टेटमेंट इसकी पढ़ ली थी, ये होता है। तो अब इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए क्या है, 2 स्फीयर आर at distance of 30 centimeter and placed in free space। फ्री स्पेस में इनको प्लेस कर दिया गया है। They have charge of 4 into 10 raised to power minus 5 coulomb and 2 into 10 raised to power minus 6 coulomb respectively। Then find out electrostatic force। देखिए, दो स्फीयर है जिनके ऊपर चार्ज क्या दे रखा है, 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 और 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6, और उनको 30 सेंटीमीटर अपार्ट प्लेस किया गया है। तो हमें बताना है कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। देखिए, Q1 हमें दिया है 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 कूलम, Q2 दिया है 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 कूलम and distance between them distance of 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब हमें फोर्स निकालना है, जो कि हमारा फार्मूला क्या होता है फोर्स का, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। हमने पिछले लेक्चर में पता किया था कि के की वैल्यू कितनी होती है फ्री स्पेस के लिए। देखो कहाँ रख रखा है, इनको फ्री स्पेस में रख रखा है। तो के की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 होती है, इंटू K1 कितना हमारा 4 इंटू जो Q1 है 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5, और जो Q2 है 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 कूलम डिवाइड बाई आर स्क्वेयर 0.3 का स्क्वायर। देखिए, ये 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 और 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6, ये तो बन गई पावर, बेस दोनों का सेम है, तो 10 रेज़्ड टू पावर कितनी बन गई है माइनस 11, और यहाँ बेस है 10 रेज़्ड टू पावर प्लस के 9, तो हमारी पावर कितनी बची, ये माइनस 11 बनी और ये 9, तो 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाई 0.3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का होता है 9 और 0.1 के बाद है, तो स्क्वायर करने पे पॉइंट कितने के बाद हो जाएगा, 2 डेसिमल पॉइंट्स में हो जाएगा 0.09। तो 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 इंटू 8, हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, बचा गया हमारा बस 8। तो फोर्स का कितना क्वांटिटी आई हमारी 8 न्यूटन, हमारा कितना क्या लगेगा फोर्स लगेगा इन चार्जेस के बीच में। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ है फोर्स का, उसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। के की वैल्यू हमें पता है फ्री स्पेस के लिए, Q1 Q2 दिया गया है, तो F निकालना हमें, इस तरीके से हम F निकाल देंगे।
अब हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता क्या है? इट इज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस, और हम बोल सकते हैं वैक्यूम, एंड forces between these two charges in any medium, मतलब कि कोई भी दूसरा मीडियम हो वैक्यूम के अलग, when kept at same distance। इसका मीनिंग क्या है कि जो डिस्टेंस हमने फ्री स्पेस में इनके बीच रखी थी वही डिस्टेंस किसी अदर मीडियम में भी रखेंगे, और उनके फोर्स का रेशियो जब हमने किस में लिया, किसी वैक्यूम में फोर्स निकाला वो, और टू द रेशियो जहां हमने किसी मीडियम में रखा। देखिए फोर्स इन वैक्यूम, V स्टैंड फॉर वैक्यूम, क्या होता है हमारा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम है तो इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया इसको, और ये क्या होता है K होता है ना हमारा, K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्ज है, लेट अस से Q1 और Q2 दो चार्ज है, अपॉन उनकी डिस्टेंस हमने मान ली R, तो उसका स्क्वायर आ गया। ऐसे है ये चार्जेस, Q1 है Q2 है और इनकी सेंटर डिस्टेंस क्या है R, तो उसके लिए ये फार्मूला है। ये किसके लिए है? जब वो वैक्यूम फ्री स्पेस में है, और किसी भी अन्य मीडियम है, कोई भी अदर देन वैक्यूम, कोई भी अदर मीडियम है, उसके लिए क्या होगा 1/K की वैल्यू क्या होगी 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नोट किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए, और एप्सिलॉन किसके लिए है? एप्सिलॉन किसके लिए है कि अदर देन वैक्यूम। चार्ज वही है, वही चार्ज है, और डिस्टेंस उसी सेम डिस्टेंस पे हमने रखा है। तो इसने क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स वैक्यूम में और फोर्स किसी मीडियम में, उसका क्या होता है रेशियो, और इस रेशियो को फोर्स वैक्यूम अपॉन फोर्स मीडियम, इसको क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं कापा से। किसे डिनोट करते हैं? कापा से। तो ये क्या होगा, किसी वैक्यूम में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे कैंसल आउट हो गए। बचा क्या हमारा? देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1/एप्सिलॉन। अगर इसको हम फिर सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा। ये क्या कहलाता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि परमिटिविटी इन एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए ये क्या है परमिटिविटी है और ये भी परमिटिविटी है, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? फ्री स्पेस को हम रेफरेंस मानते हैं, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है ये। सेम क्वांटिटी किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हो
एक ही क्वांटिटी है, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हो, तो उन क्वांटिटी को रिलेटिव क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? रिलेटिव। अब परमिटिविटी है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसी को क्या कहा जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कापा है उसको दूसरे नाम से किससे जाना जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस उनका रिलेशन दिया गया है, इसलिए इनको बोलते हैं रिलेटिव क्वांटिटीज। और परमिटिविटी का है तो रिलेटिव परमिटिविटी। अगर कोई और चीज होती, लेंथ होती तो रिलेटिव लेंथ बोलते, एरिया होता तो रिलेटिव एरिया बोलते, स्ट्रेस होती तो रिलेटिव स्ट्रेस बोलते। ये इस तरीके से हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। देखिए अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, क्या क्या चीज है। डाइलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। देखिए कुछ तो इनमें सिमिलैरिटी होगी, तो वो सिमिलैरिटीज क्या क्या है वो देखते हैं हम पहले। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या है? बोथ forces are vacuum operated। दोनों फोर्स क्या है? वैक्यूम ऑपरेटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये और सिर्फ ये वैक्यूम में ही ऑपरेट हो गई, लेकिन ये जरूरी है कि इसका मतलब ये है कि वैक्यूम में दोनों काम करते हैं। ये नहीं कि वैक्यूम के द्वारा अलग ये काम नहीं करेंगे कहीं, लेकिन ये वैक्यूम में भी काम करते हैं, दोनों के दोनों। ओके, सेकेंड इज both are fundamental forces। ग्रेविटेशनल फोर्स भी फंडामेंटल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? फंडामेंटल फोर्स है, इनको मान लिया गया है। थर्ड वन इज बोथ आर सेंट्रल एक्टिंग फोर्स। सेंट्रल एक्टिंग मतलब ये ना चार्ज के या बॉडी के सेंटर से एक्ट करते हैं, सेंटर से। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको भी सेंटर से लेते हैं और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको भी सेंटर से लेते हैं, क्योंकि उनकी डिस्टेंस को हमने सेंटर से ही मेजर किया है। बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों के दोनों क्या करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। कैसे? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब कि R का स्क्वायर क्या है? इनवर्स में है ना, उसको फॉलो करता है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? G M1 M2 बाई आर का स्क्वायर, वो भी इनवर्स में क्या है? R का स्क्वायर है। तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट और सिमिलरिटी है इसमें, लॉन्ग एक्टिंग फोर्स एंड कंजर्व्ड। लॉन्ग एक्टिंग फोर्स का मतलब क्या है? चार्ज चाहे कितनी भी दूर हो तो उनका कोई इफेक्ट पड़ेगा, बहुत दूर तक भी ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत दूर तक काम करता है। देखिए हम किसी ऑब्जेक्ट को ना कितनी भी ऊपर की तरफ ले जाएं, ग्रेविटेशन जब उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, बहुत दूर तक वो एक्ट करेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बहुत दूर तक काम करेगा, लॉन्ग लास्टिंग है। कंजर्व्ड है, किसी भी बॉडी को हम क्या करें? ऊपर तक ले जाएं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी,
जब छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, फिर उसमें कंजर्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से जो दो हमारे चार्ज है, चार्ज की डिस्टेंस को हम अगर फोर्सफुली कम कर रहे हैं, फोर्स लगा के चार्जेस की डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, और जब हम फोर्स को रिलीज कर देते हैं तो वो दोबारा फिर अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, यही कहता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यही कहता है। ये है इनके अंदर सिमिलरिटी। कुछ इनके अंदर डिससिमिलरिटीज भी है। वो क्या है देखो, कुछ इसमें डिससिमिलरिटीज भी है। वो क्या है देखिए, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, while electrostatic force is attractive as well as of repulsive nature। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट हमने ऊपर की तरफ रख रखा है, इसको छोड़ेंगे तो अपनी तरफ खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी। कैसे होगा देखो, सेम नेचर हो गए तो वो उनको रिपेल कर देगा, और अगर नेचर क्या होगा, डिफरेंट नेचर के हो गए, दोनों को दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों लॉ को फॉलो करता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज मीडियम इंडिपेंडेंट, where electrostatic force is medium dependent। जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंड करता है। कैसे करता है देखिए, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेट अस से Fg से ले लेते हैं, G m1m2 बाई आर स्क्वेयर, यही होता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe से ले लेते हैं लेट, तो वो क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। इसमें देखिए, जो ये G हमारा कांस्टेंट आता है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है ये यूनिवर्सल, मतलब क्या है, यूनिवर्स में कहीं चले जाओ जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मीडियम के इंडिपेंडेंट है। वेयरएज के की वैल्यू क्या होती है, इसमें मीडियम डिपेंडेंट होती है, मीडियम डिपेंडेंट। हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, के क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है। वेयर वैल्यू ऑफ के इन फ्री स्पेस 9 × 10⁹ थी। फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹। जो थर्ड है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज much हायर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी जो इंटेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कैसे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट स्ट्रोंगर फोर्स है, सेकंड मोस्ट स्ट्रोंगर फोर्स है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लोअर फोर्सेज में आता है। ये हमारा इसके अंदर डिसिमिलरिटीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर।
अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जिसको हम ई फील्ड्स भी बोलते हैं। ई फील्ड्स, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इट इज फिजिकल फील्ड, it is physical field which surrounds electrically charged particle which exerts force on other charged particle in the field। देखिए क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? एक फिजिकल फील्ड होता है जो किससे सराउंडेड रहता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से सराउंडेड रहता है, और उस फील्ड के अंदर अदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनके ऊपर क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। इन द फील्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, जो वो फोर्स होता है आइदर अट्रैक्टिव, या तो अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव। मतलब क्या है? वो जो फोर्स है ना, अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, और वो फील्ड के अंदर, जो फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से सराउंडेड होता है, और वो क्या करते हैं? वो पार्टिकल्स अदर चार्ज, दूसरे चार्ज पार्टिकल है जो उनके ऊपर क्या करते हैं? फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, और क्या होगा? डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन में इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अब देखिए, इंटेंसिटी होती है इसकी, मतलब कि हाउ इंटेंस इट इज, ये फील्ड कितना स्ट्रोंग है, वो कैसे होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी defined as force experienced at a point in the field by unit positive charge at that point। मतलब क्या है इसका? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी अगर हमें मेजर करनी है, डिफाइन करनी है, क्या करेंगे? मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्यू सोर्स चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे, लेट अस से दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर क्या करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें चेक करनी है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी? +1 कूलम।
उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, यूनिट, यूनिट का मतलब 1 और पॉजिटिव प्लस 1 कोलम इसकी होगी वैल्यू। जो फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इस सोर्स चार्ज के कारण, तो वही क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताएगा। इसको हम देखते फार्मूला क्या बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताएगा ये कि क्या इंटेंसिटी है एट एनी पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे हमें मेजर करनी है उसी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, और जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वही उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। देखिए कैसे, लेट अस से ये क्यू चार्ज है और इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रफली ड्रा कर रहे हैं हम। ये क्यू चार्ज हर डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कर रहा है। हमें इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है, इस पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे Q, जो क्या होगा +1 कूलम का। तो ये जो Q चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको डिस्टेंस हम मान लेते हैं R। ये सोर्स चार्ज से कितनी दूर है, R डिस्टेंस पे है। सोर्स चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है, R पे। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, K। एक चार्ज Q है जो सोर्स चार्ज है, दूसरा चार्ज क्या है, ये Q है, डिवाइड बाई R²। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये Q तो हमारा क्या होता है, यूनिट है, 1 आएगा। या फिर अगर हम करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, 1 है, वैल्यू कितनी है, 1 है। और यहाँ से अगर ऐसे भी करोगे Q R², यहाँ Q करेंगे तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, KQ/R²। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जिसको हम E से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या आ गया हमारा, KQ/R², वेयर Q इज सोर्स चार्ज। Q क्या है, सोर्स चार्ज है, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, सोर्स चार्ज है। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होती है, ये फार्मूला क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन, फोर्स की न्यूटन और इसकी कॉलम। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन कॉलम इनवर्स, इसकी क्या होगी, यूनिट होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायमेंशन क्या होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mLT-2। चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है चार्ज, तो A इंटू टी, करंट एम्पियर और टाइम T। इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, mLT- था और एक माइनस ये आ गया, mLT-3, और A भी क्या हो गया, इनवर्स। तो इसकी डायमेंशन क्या आई, mLT-3 A-1। ये किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और जिससे हमारा फार्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। होप आप सबको ये समझ में आया होगा सारा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।